आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनरल्स रिसोर्सेज हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना, ऊर्जा के स्रोत। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, न्यूक्लियर जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे यूरेनियम। ठीक है, ये अणु शक्ति वाले खनिज हैं, अणु शक्ति वाले खनिज। इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय ईंधन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूरेनियम है। तो ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा पाई जाती है। इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। और कैसे ऊर्जा इसकी हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए चेन रिएक्शन कराई जाती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। जो रिएक्टर्स होते हैं, परमाणु भट्टी होती है, उसमें इसका कंट्रोल चेन रिएक्शन कराते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी केवल हम लोग इसको खनिज के रूप में देखेंगे, अणु शक्ति वाली खनिज यूरेनियम। तो यूरेनियम की जो प्राप्ति है, इसका इसके कुछ अयस्क होते हैं लाइक पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। पिच ब्लेंड से क्या निकालते हैं, यूरेनियम निकालते हैं। ओके, पिच ब्लेंड के अलावा थोरियानाइट भी होता है। ठीक है, दूसरा थोरियानाइट। थोरियानाइट तो ये मुख्य दो इसके क्या बोलते हैं, ओर है, इससे ये निकाला जाता है। और भारत में यूरेनियम के मामले में एक ही जगह है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जादूगोड़ा। झारखंड में कौन सा? जादूगोड़ा, झारखंड का जादू। वास्तव में यहाँ पर जादू होता है क्या? यूरेनियम का जादू है होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण माइनिंग है यूरेनियम की। कहाँ पर है? झारखंड। तो अगर हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा है, ये जानने वाला पूछा जाए। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम लोग टाइम देना पड़ रहा है कि वो काफ़ी आपके लिए यूजफुल है। ठीक, अब हम लोग अगर ये देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम के रिजर्व भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है। ठीक है, तो भारत इसका रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन। तो रिजर्व हो या प्रोडक्शन, आज की डेट में आंध्र प्रदेश, इंडिया। लेकिन अभी आप कहेंगे सर आपने बताया जादूगोड़ा। जादूगोड़ा बहुत फेमस माइन है यूरेनियम की, इंडिया में है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो आंकड़े हैं रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है तुमलापल्ली। ये जगह याद रखिए, तुमलापल्ली। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक,
तो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम किसके पास है? आंध्रा के पास है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, पुराने आंकड़े आपके पास हो तो उनको डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं और लेटेस्ट डेटा है ये, ठीक है। तो आपको डेटा को लेकर कहीं पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको जस्ट मेमोराइज करना है, आपको जस्ट याद करते रहना है जो मैं बता रहा हूँ, बस काम चल रहा है, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग विश्व के स्तर पर यूरेनियम की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ये क्वेश्चन कई बार आया है कि आप से क्वेश्चन देखें तो विश्व के स्तर पर यूरेनियम के बारे में बात करें, ठीक है। दो डेटा आप लोग पढ़ते हैं इसी में भी, रिजर्व और प्रोडक्शन, ठीक है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम आपको एक कोड बनाते हैं, आओ काका, क्या बोलोगे? आओ काका। और तो पहले काका का उदाहरण, काका किसको कहते हैं, ठीक है। जो अंकल होते हैं ना उसको काका बोला जाता है, तो आओ काका, ठीक है। प्रोडक्शन में आते हो तो पहले दो काका आओ, बस हो गया। तो आओ मतलब ऑस्ट्रेलिया, का कजाकिस्तान और सीए कनाडा, ठीक है। तो काका आओ, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो रिजर्व में पहले आओ काका और प्रोडक्शन में काका आओ, ठीक है। इसको 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आगे फिर पूछेगा, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सो वॉइस नॉट क्लियर, ऐसा क्या है भाई? वॉइस क्लियर तो होना चाहिए, माइक्रोफोन लगा रखा गया है, क्या नेटवर्क इशू हो सकता है? और भी लोग बताओ, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है, क्लियर है? ओके, महिमा ओके ओके ओके, आशुतोष तिवारी ओके, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अनुराग विशाल यस, शिवांगी कटियार सब कट कर आ रही है बेटा, कट कर हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके पास, है ना। बाकी सभी लोगों के यहाँ क्लियर जा रही है, आवाज़ क्लियर है। सभी रामकृष्ण बिल्कुल सभी लोग बता रहे हैं क्लियर है। तो हो सकता है कि आपका कोई नेटवर्क इशू हो, उसको आप चेक करिए। बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर पहुँच रही है। आनंद कुमार, उमेश नारायण सर क्लियर, चलिए ओके। तो ये सभी लोगों को तो वॉइस मेरी क्लियर है, और हो सकता है एक आध लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, उसको देख लीजिएगा, इंटरनेट इशू भी हो सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर ऐसे ही ट्रिक अभी जस्ट सोचा है, और ट्रिक यहाँ पर बना दी है, हालांकि ट्रिक आप खुद बना लीजिए अपने दिमाग में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है, ठीक है। कुछ दिन पहले कनाडा हम पढ़ा करते थे, अब नहीं है, आंसर चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रिक बना दी है, आओ काका, आओ आपका ऑस्ट्रेलिया, के कजाकिस्तान और सी कनाडा। तो आओ काका ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, ये हो गया रिजर्व। प्रोडक्शन में क्या करो, काका आओ, ठीक है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बस सिंपल सी ट्रिक है। और इंडिया में आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश की कौन सी जगह, तुगलापल्ली, ठीक है। और जादूगोड़ा को जरूर याद रखिएगा। शिवांगी शर्मा थैंक यू, ओके, ठीक है।
तो यही पर बिल्कुल रट लो, है ना, यही याद कर लो, है ना, बार बार क्या पढ़ोगे, है ना, एक बार पढ़ो दिमाग में फिट करो, ठीक है, मजेदार है सब। ओके ओके इस तरह बस ट्रिक मतलब कुछ नहीं होता है, आप चीज़ें पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कोई अच्छा सा लाइन आ गया, उसको फिट कर दिया, ट्रिक बन गई, ठीक है, बिल्कुल ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा यूरेनियम। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है थोरियम, ठीक है। यूरेनियम हो गया, बस इतना ही जानना था इसमें। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके टेक्निकल पार्ट में भी आएंगे, जब हम लोग एटॉमिक एनर्जी पढ़ेंगे तो उसके परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर वगैरह समझेंगे, तो उसकी कुछ टेक्नोलॉजी भी हम लोग सीखेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं हम थोरियम। दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल थोरियम, ठीक है। थोरियम के मामले में अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम इंडिया में होता है, ठीक है। तो भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। सबसे ज़्यादा इंडिया के पास होता है। ये निकलता किससे है? मोनाजाइट। मोनाजाइट से थोरियम निकाला है। और ये मोनाजाइट कहाँ होता है? हैप्पी गुरु, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो मोनाजाइट ये जो हमारा केरला है ना, केरला में ये जो मालाबार कोस्ट है, ये केरला में ये मालाबार, ये आईएएस पूछा गया था। यहाँ पे सैंड होती है, बालू सैंड, उसमें पाइप का मोनाजाइट, और मोनाजाइट से निकालते हैं थोरियम। तो फिर ये सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ मिलेगा? केरला में। ओके, तो सबसे ज्यादा थोरियम केरला में हमें मिलेगा। इसका निर्माण हुआ था जो मोनाजाइट सैंड में, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के टूटने से, है ना। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के पाउडर, चट्टानों के चूर्ण से इसका निर्माण। तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के टूटने से जो सैंड निकली, उसी सैंड में मोनाजाइट पाया जाता है, ठीक है। और इसी मोनाजाइट से निकालते हैं यूरेनियम, ठीक है, सॉरी थोरियम। अब आप देखिएगा जो थोरियम है केरला में तो है, इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी है, तमिलनाडु में, झारखंड के हजारीबाग में भी मिलता है, और राजस्थान में भी थोरियम मिलता है, ठीक है। पश्चिमी तटों के जो क्रिस्टल्स हैं ग्रेनाइट के, उसमें भी पाया जाता है। अच्छा, यूरेनियम में एक बात हम बताना भूल गए थे। यूरेनियम में एक दो बातें और आप लिख सकते हो, जैसे यूरेनियम झारखंड में मिलता है, भारत में आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसके अलावा ये राजस्थान में भी पाया जाता है, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, है ना, वहाँ पर भी यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम दोनों आप क्या हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट थोड़ा मजेदार है और इसको आप साइंस में भी पढ़ते होंगे। ग्रेफाइट के कुछ गुण है। तो ये कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों, ठीक है, विशेषकर नीस को आप जानते हो, स्पेशली
नीस। नीस कैसी चट्टान है? ये मेटामॉर्फिक रॉक है, नीस। तो ये ग्रेफाइट काया की चट्टानों में मिलता है, ठीक है, विशेष रूप से नीस। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो जो एटॉमिक रिएक्टर हम लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक रिएक्टर में इसको मंदक के रूप में प्रयोग किया है। मंदक, मंदक, ठीक है। मंदक क्या होता है? ये न्यूट्रॉन की गति को स्लो करता है, ठीक है, जिससे कंट्रोल चेन रिएक्शन को अंजाम दिया जा सके, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे हम लोग परमाणु बम की बात करते हैं, परमाणु बम विखंडन का परिणाम होता है, ठीक है, विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है एटम। तो उसमें भी चेन रिएक्शन होती है, लेकिन वहाँ पर अनकंट्रोल्ड होती है। लेकिन जो एटॉमिक रिएक्टर होता है, इसमें चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होती है। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर दिया जाता है? थोड़ा सा स्लो कर दिया जाता है, मंद कर दिया जाता है। तो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए इसका कहते हैं ग्रेफाइट, इसीलिए इसको कहते हैं मंदक। तो एक मंदक, ये बात आपको याद रखनी है। और पेंसिल की जो लेड होती है, उसका निर्माण किया जाता है। जानते हैं पेंसिल की जो ब्लैक कलर की रॉड पड़ी होती है, उसको लेड कहते हैं। तो ग्रेफाइट का ही होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को पेंसिल दी जाती है, जैसे मान लीजिए पेंसिल, ये, और इस पेंसिल में यहाँ पर एक कैप चला होता है, इस तरह पे कैप चला है पेंसिल। ये पेंसिल पर एक कैप चला है, ठीक है। तो ये कैप यहाँ पर क्यों चढ़ा दिया जाता है? ये सुरक्षा की वजह से। ये किसकी वजह से? सुरक्षा की वजह से। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो घर में बोर्ड लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसके प्लग में ये बच्चे इसको डाल सकते हैं। अगर ऐसे कैप ना लगा हो तो दोनों तरफ से अगर छील दी जाए, इसको दोनों तरफ से छील दे, कैप हटा दे, तो बच्चा इधर से प्लग डालेगा, इधर से उसको शॉक लग जाएगा, है ना। तो दुर्घटना से बचने के लिए ये कैप लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो पेंसिल होती है उसके एक तरफ कैप क्यों लगा होता है, तो कैप लगाने का क्या पर्पज है? तो आप क्या कहोगे? उसमें ग्रेफाइट की लेड पड़ी होती है और उसकी लेड की वजह से करंट आ सकता है, इसलिए कैप बना दिया जाता है। आई होप कि आपको ये बातें याद रहेगी और शायद आप नहीं भी भूलेंगे इसको। इंडिया में ग्रेफाइट तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, है ना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है। उड़ीसा के काला हांडी, बोलांगीर, कहाँ पर? उड़ीसा के काला हांडी, उड़ीसा में काला हांडी, याद रखिए, काला हांडी, बोलांगीर, उड़ीसा के काला हांडी, बोलांगीर, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। काला हांडी हो गया, बोलांगीर हो गया। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ठीक है। ये आपको याद रख लेना चाहिए। तमिलनाडु में कोई खास जगह नहीं है, तो आपसे पूछ लिया जाए। उड़ीसा का काला हांडी, है ना, बोलांगीर,
हम मिल्स का विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये हो गए ग्रेफाइट के उत्पादक क्षेत्र और उत्पादक राज्य। ठीक है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ग्रेफाइट। बात कर लेते हैं जिरकॉन की। जिरकॉन केरल राज्य के बालू मिट्टी में ये पाया जाता है। जिरकोनियम अयस्क होता है इसका, जिरकोनियम अयस्क, इससे निकाला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है केरल के बालू, केरल के बालू। ठीक है, इसका उपयोग अणु शक्ति के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक, तो इसमें एक और इल्मेनाइट, इसको भी देखिए। जिरकॉन में इल्मेनाइट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं आपसे पूछ लेना। नेक्स्ट इल्मेनाइट, इल्मेनाइट कन्याकुमारी से लेकर उत्तर की ओर बड़े नर्मदा नदी की एस्चुरी तक आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और तमिलनाडु के तिरुनेल वैली से लेकर ये मिलेगा। वहाँ की जो बालू मिट्टी है उसमें मिलता है, बालू मिट्टी में मिलता है। ठीक है, इल्मेनाइट। वैसे थोरियम भी आपको बताया, वैसे जिरकॉन भी आपको बताया। इसका सबसे ज़्यादा भंडार केरला में है, तो सबसे ज़्यादा भंडार इसका रिजल्ट कहाँ है? केरल। ठीक है, तो केरल में आप देख रहे हैं थोरियम भी है, इल्मेनाइट भी है, तो सबसे ज़्यादा थोरियम भी केरला में है, सबसे ज़्यादा इल्मेनाइट भी केरला में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिनरल फ्यूल्स। ठीक है, मिनरल फ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मिनरल फ्यूल्स। तो चीजों को आप बड़े इत्मीनान से अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। हम लोग बात करेंगे मिनरल फ्यूल्स। मिनरल, ठीक, खनिज ईंधन, मतलब ईंधन खनिज, ईंधन खनिज। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे कोयला है, इससे ईंधन के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये हमारे मिनरल फ्यूल में आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोयला। ठीक है, कोयला जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है? जी, लिग्नाइट भी ले सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोयला का ही एक रूप है, अभी अभी हम लोग देखेंगे उसको। ठीक, तो दो चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है, उसका बेसिक पार्ट और उसका करंट का डेटा। तो बेसिक पार्ट तो किसी भी बुक में मिल ही जाता है ना। करंट का सही डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पीसीएस में करंट के डेटा से पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक भी डालता है, यूपीएससी बेसिक ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो हमें दोनों बातें, इसका बेसिक भी थोड़ा पता होना चाहिए और उसके करंट के डेटा भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि करंट के डेटा बहुत चेंज हो चुके हैं आज की डेट में। तो कोयला, ये कोयला क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है?
क्योंकि कोयला से जो ऊर्जा मिलती है, वो जितने ईंधन है उनसे जो प्राप्त ऊर्जा होती है और जो कोयला से प्राप्त ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर फ्यूल से प्राप्त ऊर्जा और कोयला से प्राप्त ऊर्जा में काफ़ी अंतर ज़्यादा होता है, इसलिए कोयले का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोयला को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं। कोयला को है ब्लैक गोल्ड। ठीक है, काला सोना, तो काला सोना है कोयला। ठीक है, और जितनी भी व्यावसायिक ऊर्जा है भारत में, तो ऊर्जा का तो हम लोग विभिन्न फ्यूल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा ले रहे हैं, कोयला से भी ऊर्जा ले रहे हैं, प्राकृतिक गैस से भी ऊर्जा ले रहे हैं, और फिर हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी ऊर्जा लेते हैं। उसकी बात करेंगे हम लोग, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर है, तो बहुत सारी है, उसको हम लोग पास देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कोयला से किया जाता है। तो भारत की जितनी भी व्यावसायिक ऊर्जा की खपत होती है उसमें कोयले का योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लगभग 2/3 है ना, तो जितनी भी व्यावसायिक ऊर्जा की खपत होती है भारत में उसका 2/3 कोयला से प्राप्त होता है। 2/3, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कोयले का योगदान यहाँ पर होता है। व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में कोयले का योगदान 2/3। ठीक है, आज काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसमें। आज पहली बार, एक बार आप लोग जरा अपना वीडियो ऑन करिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी। 24 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। वीडियो ऑन करिए प्लीज। अरे वीडियो ऑन करिए भाई, अलर्ट होके पढ़ रहे हैं कि लेटे लेटे पढ़ रहे हैं? अरे मुझे भेजना है वहां पे, वीडियो ऑन करिए। हाँ सभी लोग फटाफट। एक मिनट, हाँ ऐसे तो वीडियो ऑन करो भाई जल्दी से। ओके, पच्चीस लोग आज क्लास में। अभी तक सबसे ज़्यादा उपस्थिति है आज की क्लास में। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक तो आना ही बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए बिल्कुल आउट होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। दूसरा यहाँ पर फैक्ट आपको जानना है कि कोयले का सबसे ज़्यादा यूज होता कहाँ है। तो देश में कोयले के समस्त उत्पादन का लगभग 80% के आसपास, 80% जितना भी कोयला का उत्पादन होता है इंडिया में, उसका लगभग 80% भाग बिजली उत्पादन में कंज्यूम होता है। वीडियो तो बिजली उत्पादन में कंज्यूम किया जाता है, बिजली उत्पादन में इसकी खपत होती है।
नियर अबाउट है, 80 इतना नहीं है, 80 से 1% कम हो सकता है। तो लगभग 80% कोयले का खपत कहाँ पर होता है? बिजली उत्पादन, पावर प्रोडक्शन में इसको कंज्यूम किया। ओके, मैंने आपको गोंडवाना चट्टान पढ़ाई थी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। माइक, हाँ आप लोग जिन लोगों का माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी क्लास में डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का मैंने पढ़ा है, जिसमें गोंडवाना रॉक हमने आपको पढ़ाया, गोंडवाना चट्टान। तो गोंडवाना चट्टानों में ही भारत का लगभग 98% कोयला पाया है। क्वेश्चन पूछ चुका है एसएस में, फिर पूछेगा, ठीक है। तो गोंडवाना चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला है। कैसा है? बिटुमिनस कोयला। और ये बिटुमिनस कोयला क्या है? तो कोयला की हम लोग किस्में देखेंगे अभी, और उसमें एक किस्म होती है बिटुमिनस, जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भारत में कोयले के टाइप्स। भारत में विश्व में 4 प्रकार का ही कोयला होता है, ठीक। तो कोयला काला होता है तो सब कोई जानता है ना, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, भूरा कोयला, भूरा कोयला किसको कहते हैं? ब्राउन, है ना, कोयला तो काला ही होता है क्या? तो देखो इसकी जो किस्म है, इसमें किस आधार पर बताया जाता है कि ये किस आधार पर बताया जाता है कि कोयला अच्छा है, ये कोयला कम अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है? तो वो कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतनी ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा जलने पर, ठीक है। तो कार्बन के परसेंटेज के आधार पर उसकी क्वालिटी को डिसाइड किया जाता है। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी, ओके। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये जरूर आपको जानना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक पाई जाती है, 80 to 95%। अलग अलग स्रोत में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए। नियर एबव है ना, 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें इसमें नमी होती है, बाकी चीजें क्या होगी? नमी होगी, नमी, मॉइस्चराइजर, ठीक है। तो जल की मात्रा 2 से 5% तक पाई जाती है, ठीक। ये जलते समय धुआं नहीं देता है, तो बहुत रेयर, आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो इससे धुआं नहीं निकलता है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। तो एक अच्छे फ्यूल की विशेषता क्या है? जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा, वो ईंधन उतना ही अच्छा होगा। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा क्रिएट करता है और धुआं नाममात्र। जम्मू कश्मीर राज्य में ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो आज हम लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, बिल्कुल, ओके। तो जम्मू कश्मीर, JNK, साथ में लद्दाख भी ले लो, ठीक है। तो हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर हिमालय रीजन पे है,
तो अगर क्वेश्चन ऐसे ना पूछे और ऑप्शन में दे दे हिमालय क्षेत्र, तब तो फिर हम लोग हिमालय क्षेत्र भी लगाएंगे। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में भारत का जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट वो पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करें एंथ्रासाइट की, तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है। कहाँ पर? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को भी जानते हैं। ठीक। सेकेंड, बिटुमिनस। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला है? बिटुमिनस। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? बताएं क्या? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? कौन से प्रकार का लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में? बताइए आपको। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा पाया जाता है? पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप कमेंट करके बता सकते हैं आंसर। चलिए बात करते हैं हम लोग बिटुमिनस कोयला की। तो सेकेंड बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। इसमें 55 से 65% तक 55 से 65% तक क्या पाया जाता है? कार्बन। ठीक है, सेकेंड बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, और इसमें जल की मात्रा लगभग 20 से 30% तक रहती है। वाटर नमी इसमें थोड़ी ज़्यादा है, नमी इसमें थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और जलते समय थोड़ा थोड़ा धुआं देता है ना? ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देता, साधारण धुआं देता है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एंथ्रासाइट से थोड़ी कम होती है। कैलोरी मान इसका थोड़ा कम होता है और गुणवाना काल का कोयला इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप का कोयला, जो लिग्नाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्नाइट। देखिए, ये टॉपिक ही सबसे बड़ा टॉपिक है भूगोल का, है ना? सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। और बहुत जल्दी तेजी से अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पढ़ना ना पढ़ना कोई मतलब भी नहीं। ठीक, तो चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पूरा पूरा लाभ मिले। ठीक, तो लिग्नाइट, मैं अगर आपको बताऊं, जब मैं पढ़ता था तो यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमें बोर करता था, हाँ कठिन भी लगता था, इसे कौन याद करेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमें लर्न करने पड़ते हैं। ठीक, तो करने पड़ते हैं। तो इसी को कहते हैं ब्राउन कोल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था ना कि कोयला तो काला होता है, लेकिन एक कोयला ऐसा है जो ब्राउन होता है। तो ये क्वेश्चन 30 में नहीं पूछा गया है। ये एक छोटे एग्जाम में किसी एसएससी में लगाया गया, उसका छोटा एग्जाम था, उसमें आया था क्वेश्चन, एसएससी के ही पेपर में था शायद। तो ब्राउन कोल के नाम से इसे जाना जाता है, तो वो है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक पाई जाती है। कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक पाई जाती है। ठीक है, तीसरी किस्म का कोयला है। ठीक है, और जल का जो प्रतिशत है वो 30 से 55% तक इसमें पानी यानी वाटर पाया जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमिलनाडु, स्पेशली लिग्नाइट। और यहाँ पर नेवेली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेवेली बहुत अच्छी है।
ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तमिलनाडु का नेवेली किसके लिए जाना जाता है? मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, हैट्रिक लगा चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। लिग्नाइट कोयला। इसके अलावा ये राजस्थान, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वगैरह वहाँ पर मिलता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरीके से पूछेगा कि लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ, ठीक है, या नेवेली का नाम पूछ लेते हैं, ठीक। तो ये आपको देखना। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत में कोयला क्षेत्र, कोयले के उत्पादक क्षेत्रों की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो उत्पादक क्षेत्रों के आधार पर कोयला की कुछ बेल्ट है इंडिया में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया था? गोंडवाना वाला। तो हम लोग पहले ये देखें कि गोंडवाना कोयला भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को मुझे समझ लेना चाहिए, तो ध्यान से चीज़ों को आप सुनिए, ठीक है। और पढ़ने के बाद कोई आपके पास बुक हो, NCERT हो या जो भी बुक हो, मैथ्स का गढ़वाल हो, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट होगा, और जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये बात वहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक का भी सपोर्ट आपको लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में मैंने सारा पढ़ा दिया। हो सकता है कि आप कोई छूट भी जाए पढ़ाने के क्रम में, ऐसा होता है। तो आप साथ में अगर बुक पढ़ लेंगे तो आपकी वो तैयारी ठीक हो जाएगी। गोंडवाना कोयला की बात करेंगे तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? सबसे पहले यही गोंडवाना कोयला क्षेत्र सबसे ज्यादा भारत में गोंडवाना कोयला पाया। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी, इतनी बात आपको याद रखनी है, दामोदर नदी घाटी। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी आता है। अब दामोदर नदी की घाटी कहाँ कहाँ है, अगर आपको ये पता चल जाए तो बड़े आराम से आप उसे समझ पाओगे। तो दामोदर नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? हमने जब आपको इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ाया था तब आपको बताया। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसका चैट बॉक्स में जवाब देंगे इस सवाल का, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या है? दामोदर नदी घाटी कौन कौन से राज्यों में मिलती है? फटाफट आप लोग आंसर करें। बिहार, वेस्ट बंगाल, उमेश नारायण। और बताइए, और बताइए। देखो बेटा, बिहार नहीं, झारखंड है। झारखंड और पश्चिम बंगाल छोटा नागपुर के पठार पर बहती है। जब आपको हमने इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो आपको बताया था छोटा नागपुर के पठार पर बहती है। तो छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। तो दामोदर नदी घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, तो फिर गोंडवाना कोयला क्षेत्र भी झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल झारखंड, ओके। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ मिलेगा? देखिए, कॉन्सेप्ट से हम आपको यहाँ पर कोरिलेट करना चाह रहे हैं ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल मेनली झारखंड, बिल्कुल ठीक है। झारखंड में तो बहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी तो जाती है। हुगली की सहायक है ना दामोदर, पीछे से पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो खैर, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी
के अंतर्गत आता है और दामोदर नदी घाटी 2 राज्यों में, ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इट मीन्स गोंडवाना कोयला क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता होगा। ओके, ठीक है। तो फिर आपने रानीगंज का नाम तो सुना ही होगा। रानीगंज और झरिया, रानीगंज और झरिया बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सिखा रहे हैं जी। इसे बंगाल का भी शोक कहते हैं, बिल्कुल, झरिया इन झारखंड। ओके, आप लोग समझदार हैं, ठीक, चलिए बहुत अच्छी है। तो बस याद हुआ ना, रटना तो नहीं है भाई, है ना, याद हो गया यहाँ से। तो अगर हम आपसे पूछें कि झारखंड का कोयला किस टाइप का होगा, अरे गोंडवाना काल, और गोंडवाना काल का कोयला कैसा है, बिटुमिनस है, तो फिर झारखंड का कोयला कैसा होगा, बिटुमिनस टाइप का होगा। रानीगंज पश्चिम बंगाल का कोयला कैसा होगा, बिटुमिनस टाइप का होगा। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल सही है ना। तो थोड़ा सा जहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है उस कॉन्सेप्ट, उस लॉजिक के साथ चीज़ों को पढ़ लेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे, रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं यहाँ पर रानीगंज। तो सबसे पहले बात करते हैं रानीगंज। तो रानीगंज का है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो ये देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक, देश का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और देश का लगभग 30 से 35% कोयला यहाँ पाया जाता है, ठीक है, प्राप्त होता है मतलब। और दूसरा झरिया कोयला जो झारखंड में, वो भी गोंडवाना वाले में ही आता है। झरिया झारखंड, तो हो गया झरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो देश का 90% से अधिक कोकिंग कोयले के भंडार यहाँ होते हैं। कोकिंग कोयला क्या होता है, मेटलर्जिक कोयला होता है, ठीक है, उसको कोकिंग कोयला कहते हैं। बिल्कुल, झरिया, धनबाद, ओके, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक गिरिडीह क्षेत्र है झारखंड में। गिरिडीह, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगी, झरिया वगैरह तो पता ही होगा, बड़ा फेमस है। गिरिडीह ये भी झारखंड में पड़ता है। गिरिडीह ये स्टीम कोक तैयार किया जाता है यहाँ के कोयले से और धातु शोधन के लिए काफी उपयुक्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं झारखंड में बोकारो। ये क्षेत्र जरूर आपको याद रखना है, झारखंड में बोकारो, बिल्कुल बोकारो में भी है। तो हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पर ये पड़ेगा। और फिर यहाँ पर एक सोन घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र। अच्छा, एक कर्णपुरा भी है, अगर आप इसको ध्यान रखिएगा, कर्णपुरा ये भी आता है।
ये भी कोयला क्षेत्र, ये भी झारखंड में है, ये भी झारखंड में कार्बन कोयला। ठीक है, तो ये बात आपको दिया तो कितने आपको बताया था, झारखंड झरिया हो गया, गिरडी हो गया, बोकारो हो गया, कर्नाटक हो गया। मैचिंग आई, कैसा क्वेश्चन बनेगा, मैचिंग आती है, ए लिस्ट बी लिस्ट मैच कर दो। ठीक है, क्षेत्र का नाम लिखेगा और कहेगा किस राज्य से ये बिलोंग करता है, मैचिंग कर दीजिए, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है अगर आपने थोड़ा सा पहले से पढ़ रखा है। फिर इसके बाद हम लोग सोन घाटी कोयला क्षेत्र की बात करते हैं। सोन नदी घाटी, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र। तो सोन घाटी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक और कुछ उड़ीसा का क्षेत्र आता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोहागपुर, मध्य प्रदेश में सोहागपुर, ये जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट सोहागपुर, सोन नदी घाटी के अंतर्गत काम देगा मध्य प्रदेश, इसलिए जाना जाता है, कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये सोन घाटी कोयला क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। महानदी कहाँ लगती है, ये आपको पता चुका है, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। हाँ, उड़ीसा में भी है, लेकिन उड़ीसा में ना इम्पोर्टेंट साइट मुझे नहीं लग रही थी, इसलिए नहीं बताया। ठीक जी, बिल्कुल उड़ीसा में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ कोई इंपॉर्टेंट साइट हमें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, ऐसे तो बहुत जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट फोकस कहाँ पर हमें करना है। ठीक है, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत उड़ीसा का जो कल्चर और संबलपुर क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़, चूंकि महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है, तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा क्षेत्र है, ठीक है, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र की खानें और तातापानी राम कोला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तातापानी राम कोला। ठीक है, तातापानी राम कोला छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो महानदी घाटी के अंतर्गत, तो नदी घाटियों के आसपास कोयला मिलता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का सिंगरैली क्षेत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगरैली, वैसे पूछी है इससे, सिंगरैली। तो हम वो चीज़ें वहाँ से निकालने के लिए जो पूछी जाती है, बाकी चीज़ें रॉ मटेरियल को छोड़ दें। ठीक है, और यही स्मार्ट स्टडी भी होती है। तो सिंगरैली क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद तमिलनाडु का हमने आपको बता दिया था नेवेली। ठीक है, तो जरा लिग्नाइट के लिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, दो चार पॉइंट यहाँ पर है लिग्नाइट के बारे में। तो लिग्नाइट का जब भी नाम दिया जाएगा तो आप तमिलनाडु ध्यान रखिएगा, और तमिलनाडु में सोर्स ऑफ नेवेली। ठीक है, इसके अलावा अगर नेवेली कभी ऑप्शन में ना दे तो आप लोग यहाँ पर एक और जगह है मन्नारगुडी, तमिलनाडु में मन्नारगुडी, यहाँ भी बहुत सारे रिजर्वेंट्स हैं। मन्नारगुडी कैसे, मन्नारगुडी, ये भी तमिलनाडु में। तो नेवेली का नाम याद रखिएगा और मन्नारगुडी का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है।
इसके अलावा राजस्थान में भी एक जगह है पलाना, ठीक है, वहाँ भी लिग्नाइट मिलता है। पलाना कहाँ है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के पलाना में, ठीक है। और बरसिंहसर, पलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बरसिंहसर, ठीक है, ये राजस्थान के, तो पलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते, ठीक। तो ये तो हो गया भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। अब हम लोग को इसके डेटा देख लेते हैं, ठीक है, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इंडिया में कोयले की बात हम लोग करें, भारत, तो भारत को वही दो आंकड़े, रिजर्व और प्रोडक्शन, लेकिन दो का है, दो तो बहुत हो जाएगा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे रिजर्व, तो झारखंड का नाम आएगा, ठीक है। तो झारखंड के पास सबसे ज़्यादा है, फिर उड़ीसा है, उड़ीसा, और इसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक। तो भारत में कोयला रिजर्व। इसके बाद प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन में उड़ीसा आ गई, सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन उड़ीसा का, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। इसको झारखंड को उठा के आप पीछे रख दो, बस उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। एक यहाँ पर रिजर्व हुआ, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और प्रोडक्शन को झारखंड को उठा के तीसरे नंबर पर कर दो, तो ये दोनों पहले नंबर पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर। तो याद हुआ, इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है, कहाँ पर है? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। न्यू डेटा है, याद रखिएगा। और प्रोडक्शन के मामले में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन के मामले में क्या करेंगे, उड़ीसा, झारखंड को दोगे, पीछे रख दोगे, ठीक है, तो ये दोनों डेटा आपको मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग इसको अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर देखें, विश्व के स्तर पर, तो जैसे आप पुरानी जो डेटा देखेंगे उसमें लिखा मिल जाएगा आपको, इंडिया रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर, जो कि अब चेंज हो चुका है, जो कि बहुत चेंज हो चुका है। तो रिजर्व में यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया, ठीक है, इस तरीके से चाइना और इंडिया। इंडिया किस नंबर पर पहुंच रहा है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक। तो लेटेस्ट है, सो मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। चेंज हो गया है काफ़ी कुछ पहले की तुलना में। प्रोडक्शन की बात करें फिर तो चाइना ही होगा, प्रोडक्शन की बात करें फिर तो चाइना ही होगा, और फिर आ जाएगा हिंद, चीनी और हिंद भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, चाइना और इंडिया प्रोडक्शन, ठीक है। फिर यूएसए को नोट कर दीजिए तीसरे नंबर, इतना सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट, ठीक है। तो भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर रिजर्व और प्रोडक्शन, ये दोनों डेटा आपको पता होने चाहिए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा खनिज तेल अथवा इसको हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। अब इसमें
खनिज तेल, पेट्रोल, तो टर्सरी युग की जलज औषधि चट्टान, ठीक है, कहाँ मिलेगा? एक्वस सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्सरी पीरियड, ठीक है। तो जलज औषधि चट्टान कहाँ मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। और कैसी होगी? एक्वस सेडिमेंट्री रॉक्स, जलज औषधि चट्टान, ठीक है। तो इसीलिए इसको चट्टानी तेल भी कहते हैं, चट्टानों से तेल निकलता है, क्यों भाई? तो इसको क्या बोलोगे? चट्टानी तेल। हाइड्रोकार्बन होता है केमिस्ट्री में, अगर हम लोग जाएंगे तो ये हाई हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का ये एक मिश्रण होता है, ठीक है, क्लियर? तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अच्छा देखो ये थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें, इसकी कॉन्सेप्चुअल बात, ठीक है। तो देखो अब जैसे मान लो ये कोई सारा, ठीक है, और इसमें रिवर सेडिमेंटेशन करती है, ठीक है। रिवर क्या करती है? सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, नदी क्यों गई? डिपॉजिट हो रहा है। अब इसकी जो मैरीन लाइफ होगी, जो समुद्री जीवन होगा, समुद्री जीव जंतु, वो यहीं पर दब जाएंगे इन चट्टानों की लेयर के बीच में, है ना? चट्टानों की लेयर के बीच में वो दब जाएंगे, ये साधन हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो वो चट्टानों की जो डिफरेंट लेयर होती है, उनका प्रेशर पड़ेगा उन समुद्री जीव जंतुओं पर, तो प्रेशर से टेम्परेचर क्रिएट होगा, प्रेशर से टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर, इसकी वजह से ये डिकम्पोज हो जाएंगे। ये जो समुद्री जीव जंतु थे वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होकर ये क्या बनेंगे? पेट्रोलियम बन जाएंगे, है ना? ये क्रूड ऑयल बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जलज औषधि चट्टान, मतलब औषधि चट्टान में पाए जाते हैं, इसलिए इसको चट्टानी तेल कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः 70% तेल और 30% गैस मिलती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को होते हैं इसमें 70% तेल और 30% क्या मिलता है? 70% तेल और 30% क्या मिलता है? प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब भारत में इसके क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो इसके क्षेत्र आपको पता चल जाएगा। तो खनिज तेल के क्षेत्र भारत में 4 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं इसके। ब्रह्मपुत्र घाटी 4 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, जैसे असम का मालकुम क्षेत्र वगैरह इसी में आएगा, तो ब्रह्मपुत्र घाटी। दूसरा गुजरात तट, और तीसरा हो गया पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और चौथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर रीजन, वेस्टर्न ऑफशोर रीजन, ठीक है। और चौथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र हैं यहाँ पर।
से। तो जो 4 क्षेत्र हैं, टाइप हो गया क्लास, टाइप हो गया क्या? हाँ कुछ हम लोग बात करते हैं इसको 1 बाई 1 करके। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है ब्रह्मपुत्र, जो घाटी क्षेत्र है यहाँ, तो ये देश की सबसे पुरानी तेल बेल्ट है। देश की सबसे पुरानी ऑयल बेल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिहान घाटी से लेकर सुरमा घाटी तक ये ऐसे फैली हुई है, उस मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत ये आते हैं। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसमें डिगबोई, ये काफी ठीक है। तो डिगबोई जो क्षेत्र है ये डिब्रूगढ़ उसी के पास पड़ता है। नहर कटिया, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। हुगरी जाम मोरा, हुगरी जॉन मोरा, ये ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें रुद्र सागर, लकवा, सुरमा घाटी, रुद्र सागर, लकवा और सुरमा, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में ये आते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं गुजरात तक, तो वहां की कुछ साइट है। तो दूसरा क्षेत्र गुजरात तट। अब इस गुजरात तट में जैसे इसमें एक अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर, और दूसरा यहां पर आता है खंबात, ठीक है, अंकलेश्वर और खंबात। नेक्स्ट इसमें कलोल, सानंद, नौगांव, कलोल, सानंद, नौगांव। कैसे आएगा क्वेश्चन? मैचिंग ज्यादातर बनेगी, ठीक है। ए लिस्ट बी लिस्ट की मैचिंग यहां पर बनती है। और इसमें जैसे जो खंबात मैंने आपको बताया है, उसमें एक जगह है लुनेज क्षेत्र, लुनेज, इसमें आ जाता है लुनेज, इसको गांधार क्षेत्र के नाम से जानते हैं, क्षेत्र अथवा गांधार क्षेत्र, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की, तीसरी वाली की वैल्यू, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र।
ऑफशोर, वेस्टर्न ऑफशोर रीजन, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। ये अपतटीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, इसलिए हमारा इंडिया है और इससे थोड़ा सा तट से थोड़ा दूर है, इधर सागर तक, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा पड़ता है बॉम्बे हाई, ठीक है। तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें देखिए देश के जो कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसमें 67% के आसपास यहाँ पर होता है प्रेजेंट टाइम में। तो बम्बई हाई, बॉम्बे हाई जिसको कहते हैं, ये इसमें आता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर, और यहीं पर एक वसीम तेल क्षेत्र भी है, वसीम। तो दूसरा योग पहला योग है, दूसरा वसीम तेल क्षेत्र। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये किस क्षेत्र में पड़ेगा, किस बेल्ट में ये आता है, ओके। इसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इधर होगा, ठीक है। तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, अब पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में केजी बेसिन का नाम आपको सुना होगा, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी का बेसिन। तो ये हम लोग पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत इसको मानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ जो एक केयर एनर्जी और ओएनजीसी ये दोनों मिलकर राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर भी उन्होंने इसकी खोज की। तो इसको भी जान लेना है कि उस समय खोज हुआ था, तो क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको, तो बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर, ये 3 क्षेत्रों की खोज की थी, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर, ठीक है। राजस्थान का बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर जिले, ठीक है। ये कुछ अलग से क्षेत्र है। तो मेन तो जो 4 इसकी बेल्ट थी, उसके अलावा के कुछ नया भी यहाँ पर देखने को मिला है, और ये कुछ टाइप क्वेश्चन पूछा भी गया था जिनके खोज की गई थी, ओके। और जैसे जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें भी तेल और गैस की खोज के लिए ये ओएनजीसी ने वियतनाम की कंपनी पेट्रो वियतनाम से भी समझौता किया था। कुछ तरह की बातें हैं वो बाद में जैसे जैसे आता है उसको आप लोग देखते रहे। अब इसमें एक डेटा है जो कच्चे तेल पर एक डेटा है भारत में, ठीक है। तो इसको जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो करंट चीजें हैं वो जरूर पूछी जाती है, करंट डेटा। तो क्रूड ऑयल भारत में, क्रूड ऑयल भारत, तो फिर वही दो डेटा, एक तो रिजर्व वाला होगा और दूसरा प्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो रिजर्व में वेस्ट ऑफशोर, वेस्ट ऑफशोर यानी पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और दूसरे नंबर पर आसाम, ठीक है। दूसरे नंबर पर आसाम, ठीक है। और तीसरा गुजरात, तीसरे नंबर पर अगर इसको देखें तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा गुजरात, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में ऑफशोर ये बिल्कुल नया है, ठीक है, और बहुत कुछ चेंज हो गया। दूसरे नंबर पर राजस्थान, ठीक है, और तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर आसाम। गुजरात और फिर
चौथे नंबर पर आसाम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जरूर। ठीक है, तो वेस्ट ऑफशोर में कौन आ जाएगा? अरे बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन में भी और रिजर्व दोनों में। ठीक है, प्रोडक्शन में और रिजर्व दोनों में। ठीक है, तो याद रखिए अगर ऑफशोर करके पूछे तो पश्चिमी अपतटीय, वेस्ट ऑफशोर रीजन। ठीक है, और उसमें आता है बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई ऑप्शन में वो भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको विश्व के स्तर पर देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आंकड़े चेंज हुए हैं बहुत सारे, विश्व के स्तर पर भी आंकड़े चेंज हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। विश्व, तो विश्व में रिजर्व और प्रोडक्शन। अब देखिए, अभी तक आप लोग रिजर्व में देखते होंगे सऊदी अरेबिया, तो अभी तक आप लोग इसमें देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, बट अब सऊदी अरेबिया नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो न्यू डेटा है उसमें यूएसए आता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर रसिया और तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया। ठीक है, रसिया और फिर सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सऊदी अरेबिया तीसरे नंबर पर चला गया है लेटेस्ट डेटा। पहले वाला छूट गया, हाँ वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, बीच में आप थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है 1-2 मिनट के लिए होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक ठीक, ओके, तो ये तीसरे नंबर पर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक, और प्रोडक्शन के मामले में ये थोड़ा सा ये वाला प्रोडक्शन वाला, ये वाला प्रोडक्शन वाला रिजर्व वाला है, ये प्रोडक्शन वाला है, इसको आप देख लीजिएगा। यूएसए, रशिया और सऊदी अरेबिया। अब प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया था पीसेस में। ठीक है, और एक रिजर्व वाला भी क्वेश्चन आया, तो रिजर्व के मामले में वेनेजुएला है। ठीक है, कौन सा? वेनेजुएला। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी से पूछा गया था कि वो कौन सा देश है जिसके पास सर्वाधिक सुरक्षित पेट्रोलियम के भंडार है। सर्वाधिक सुरक्षित पेट्रोलियम के भंडार है, आंसर क्या होगा? वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर अगर आपको याद रखना है तो याद कर लीजिएगा कनाडा। देखिए कितना ज्यादा चेंज हुआ है, उलट फेर हुआ है डेटा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ये लेटेस्ट है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर नेचुरल गैस की। इसी जगह नेचुरल गैस, तो वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर पहले हम देखें तो रिजर्व एंड प्रोडक्शन। रिजर्व एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो रिजर्व के मामले में रसिया और फिर ईरान।
ठीक है, रशिया और ईरान। और प्रोडक्शन के मामले में यूएसए और रशिया। तो पेट्रोलियम में भी यूएसए का है, ठीक। तो रशिया और ईरान और यूएसए और रशिया। देखिए डेटा है, बहुत सारे होते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होंगे, आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे तभी याद होगा। और सबसे बोझिल काम यही होता है, सबसे बोझिल और बोरिंग काम यही होता है, डेटा को याद करना। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग प्राकृतिक गैस को भारत के संबंध में देखें तो उसका प्रोडक्शन और रिजर्व, तो रिजर्व में ईस्टर्न ऑफशोर, फिर वेस्ट ऑफशोर, ऑफशोर मतलब अपतटीय, फिर वेस्ट ऑफशोर और फिर तीसरे नंबर पर असम, ठीक है। और प्रोडक्शन के मामले में पूरा अगर हम लोग बात करें तो ऑफशोर, असम और गुजरात, इस तरीके का ये डेटा मिला है और इसी तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। असम और पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पर गुजरात, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने पेट्रोलियम की बात की। अब यहाँ पर तो ये कवर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ रिफाइनरी वगैरह देखनी है, तो ऑयल रिफाइनरीज की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक रिफाइनरी को बताएं, इससे चाहे इसका PDF आपको दे देंगे, है ना। इंडिया में जितनी भी रिफाइनरी है उसका PDF आपको दे दिया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज ही भी हम क्लास के बाद आपको उसका PDF दे देंगे, भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी रिफाइनरी है, और उसका हम विद मैप के साथ उसको दे देंगे, तो आपको वो लर्न हो जाएगी, है ना। मैप पर आसानी से आप उसे लर्न कर पाओगे। तो आज हम लोगों ने ये कवर कर लिया, ठीक है। और अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें इंडस्ट्री कवर करना है हमको, एक क्लास में इंडस्ट्री हो जाएगा। और क्या बचा, परिवहन, ठीक है। और एटॉमिक रिएक्टर मतलब एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। तो 2 से 3 क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा डेटा बेस था यहाँ पर, तो आज क्लास यहाँ पर रोकते हैं। कोई और मोबाइल है? हाँ सर।